हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशाकर और आज मैं रूस की क्रांति का पार्ट 2 लेके आई हूँ मित्रों। पार्ट 1 जो हमने कल कर लिया था उसमें रूस की क्रांति के कारण और रूस की क्रांति की जो कुछ घटनाएं थी उसके बारे में हमने पढ़ा। अक्टूबर नवंबर की क्रांति जो रूस के जूलियन कैलेंडर के हिसाब से थी। रूस में 2 कैलेंडर प्रचलित थे, जूलियन कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर। मित्रों, अक्टूबर नवंबर की क्रांति कहते हैं रूस की जो क्रांति हुई 1917 में। और इसमें मैंने आपको बताया था कि रूस में समाज में 3 वर्ग थे, वही कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और सर्वहारा वर्ग। ड्यूमा के बारे में बताया। ड्यूमा जो राजा की सलाह देने वाली संस्था थी। और रूस की क्रांति के कारण जैसे जार का निरंकुश शासन और जार की जो जरीना और रासपुटिन के प्रति जो अंधविश्वास था वो। और अब हम पढ़ते हैं कि 1905 की जो क्रांति थी, रूस की क्रांति, उसके दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई। और विश्व इतिहास में जो प्रसिद्ध है 22 जनवरी 1905 खूनी रविवार का दिन, जिसके बारे में मित्रों आपने कई बार सुना होगा। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का हौसला मिलेगा। धन्यवाद मित्रों। तो शुरू करते हैं रूस की क्रांति का पार्ट 2। रूस की क्रांति पार्ट 2। तो मित्रों इसमें हम बढ़ते हैं 22 जनवरी 1905। ये जो दिनांक है मित्रों, ये जो तिथि है, ये विश्व इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। इसको खूनी रविवार क्यों कहते हैं, इतना खतरनाक नाम क्यों दिया गया मित्रों? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ कि जब 1904-05 में मैंने आपको बताया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि 1904-05 में रूस और जापान दोनों के बीच युद्ध होता है। रूस और जापान के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। और उस युद्ध में क्या है, रूस जो है जापान से हार जाता है। तो इतना छोटा देश जब इतने बड़े देश को हरा देता है तो वहाँ की जो जनता है इसे अपना अपमान समझती है। जापान से जब रूस की हार हो जाती है तो रूस की जनता को इस बात का आभास होने लगता है कि हमारे देश में अब सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और अपने देश में सुधार करने के लिए मित्रों एक पादरी होता है गैपो नाम का एक पादरी होता है। उसके नेतृत्व में रूस की जो जनता होती है वो 22 जनवरी 1905, यही वो दिन है मित्रों जिस दिन क्या होता है, रविवार होता है। और ये सब लोग इस गैपो जो एक पादरी होता है उसके नेतृत्व में इकट्ठा होकर रूस का जो जार होता है निकोलस द्वितीय, उसको ज्ञापन देने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में जाते हैं या सेंट पीटर्सबर्ग में इकट्ठे होते हैं। वहाँ क्या है कि जार जो है वो एक सैन्य अधिकारी होता है, ये दुफोफस नामक जो सैन्य अधिकारी होता है, जार इन लोगों को इतने सारे लोगों को देखकर और घबराकर इस दुफोफस नामक सैन्य अधिकारी को गोली चलाने का आदेश दे देता है। तो गोली चलाने का आदेश दे देता है तो मित्रों यहाँ कई लोग मारे जाते हैं उसकी एक आदेश से। तो मित्रों कई लोगों की यहाँ नृशंस हो जाती है। हमें इसलिए इस 22 जनवरी 1905 की जो तारीख है मित्रों, इसको खूनी रविवार का नाम दिया गया है। खूनी रविवार, ये जो खूनी रविवार है यही मित्रों क्या है कि रूस में 22 जनवरी 1905 की इसको घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। मार्च 1905 में क्या होता है मित्रों, फिर क्या है, यही जो घटना है रूस में जगह जगह सोवियत संगठन बन जाते हैं। जो सर्वहारा वर्ग है उसके जगह जगह संस्थाएं बन जाती है कि ये जो सुधार है हमें करने हैं रूस में, चाहे हमारा जार ये चाहे ना चाहे, हम तो रूस की जो शासन व्यवस्था चल रही है उसमें परिवर्तन करके ही मानेंगे। ऐसे ही क्या होता है कि इस घटना को खूनी रविवार का नाम देकर और इस घटना के विरोध में रूस में सोवियत परिषद का गठन होता है मित्रों। सोवियत मतलब एक सोवियत का गठन होता है। सोवियत मतलब सर्वहारा वर्ग की एक संस्था होती है और इसको हम परिषद कह सकते हैं हिंदी में।
इस घटना के विरोध में जब मतलब ये जार जब इतने सारे लोगों को मार देता है, गोली चलाने का आदेश देता है अपनी जनता पर, अपनी प्रजा पर, तो इसके विरोध में वहाँ पे एक परिषद का गठन होता है। और मार्च 1905 में क्या होता है कि इवानेवो बोजनेस्क, मित्रों ये एक रूसी व्यक्ति का नाम है, जो क्या है कि एक नेता होता है, कपड़ा मिल मजदूरों में अपनी सोवियत का गठन कर लेता है। ये व्यक्ति क्या करता है, कपड़ा मिल मजदूरों को इकट्ठा कर देता है और एक वहाँ भी एक संस्था गठन कर लेता है, एक परिषद का गठन कर लेता है। और ये मित्रों इवानेवो क्या है एक्चुअल में, कई जगह तो इसको एक व्यक्ति, कई पुस्तकों में इसको एक व्यक्ति कहा गया है और कई पुस्तकों में इसको एक मील मतलब कपड़े की मील भी कहा गया है। इस नाम की क्या थी, ये कपड़े की मील भी कहा गया कई पुस्तकों में, हर जगह अलग अलग मिलेगा। तो ये मित्रों इवानेवो बोजनेस्क, ये क्या है कि अब आप कपड़े की मील का नाम माने तो भी सही है, क्योंकि यहीं से क्या होती है, ये मील मजदूर निकलते हैं, कपड़े की मील मजदूर निकलते हैं और ये सोवियत का एक परिषद का निर्माण करते हैं इकट्ठे होके। फिर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं कि इन लोगों की मांग क्या होती है, आखिर क्यों इस परिषद का निर्माण किया जाता है, ताकि ड्यूमा में सुधार किया जा सके। ड्यूमा में सुधार की मांग होती है मित्रों इनकी। ड्यूमा जो एक संस्था, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया, ये ड्यूमा जो है वो राजा को सलाह देने वाली संस्था होती है। ड्यूमा की जो सलाह है वो राजा को माननी पड़ती है, लेकिन ड्यूमा में अब सुधार होना चाहिए, क्योंकि निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा के नियंत्रण को नहीं माना और उसने ड्यूमा के नियंत्रण को कम करने के लिए एक साम्राज्य परिषद का निर्माण कर लिया था। तो वहाँ की जो रूस की जनता थी उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसीलिए वो जार से नाराज़ थी और ड्यूमा में परिवर्तन चाहती थी, सुधार चाहती थी। इसीलिए ये कपड़ा जो मिल मजदूरों की सोवियत का गठन होता है ड्यूमा में सुधार की मांग को लेकर। रशिया में मित्रों जो सर्वहारी वर्ग होता है, वहाँ पे जो निम्न वर्ग होता है, मजदूर वगैरह, कृषक वगैरह, उनको प्रोलेतेरी कहा जाता था। प्रोलेतेरी कहा जाता था मित्रों। ये जो वहाँ का जो निम्न वर्ग था, सर्वहारा वर्ग था, उसका नाम था सर्वहारा वर्ग। अब मित्रों हम पढ़ते हैं कि रूस की क्रांति का मतलब सबसे जो मेन कारण था वो क्या था, भ्रष्ट नौकरशाही। अब ये भ्रष्ट नौकरशाही कैसे मित्रों, वहाँ का जो प्रशासन था, प्रशासन में बड़े बड़े पद पर जो लोग बैठे थे वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके थे, मतलब उनको जनता से कोई लेना देना नहीं था। वो सारे जो काम थे वो अपने फायदे के लिए ही करते थे प्रशासन में। और सबसे ज़्यादा इनमें जो भ्रष्ट व्यक्ति थे वो तो खुद रानी और रासपुटिन थे, जिनकी सलाह से राजा काम करता था। तो ये प्रशासन जो था पूरी तरह से रूस का भ्रष्ट हो चुका था। फिर मित्रों इसका जो एक और महत्वपूर्ण कारण ये था कि किसानों में असंतोष था। किसानों में असंतोष क्यों था, क्योंकि जो जार अलेक्जेंडर था, जिस वक्त जार अलेक्जेंडर द्वितीय, इसके टाइम में क्या हुआ मित्रों, इसके टाइम में रूस के जो किसान थे उनको संतुष्ट करने के लिए 1861 में कृषक दासता को समाप्त कर दिया था। इसने 1861 में क्या कर दिया था, कृषक दासता को समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया था, ये कर दिया था जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। अलेक्जेंडर द्वितीय ने इसने क्या किया था मित्रों, किसानों को संतुष्ट करने के लिए और कृषक दासता को समाप्त कर दिया था। इसलिए क्या है कि जो जार अलेक्जेंडर द्वितीय है उसको किसानों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, या सीधा ही उसे मुक्तिदाता कह देते हैं विश्व इतिहास में। इसको क्या कहा जाता है, अलेक्जेंडर द्वितीय को मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इसने रूस के जो किसान थे उनको कृषक दासता से मुक्त कर दिया था 1861 में। मित्रों ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, पहले पूछा जाता है कि किसानों का या रूस में मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर द्वितीय को किसानों का मुक्तिदाता कहा जाता है।
अब इसका रूस की क्रांति का जो अगला कारण वो क्या है मित्रों, देखो किसानों की मान लो कि अब किसान है असंतुष्ट है, तो देश के जो मेन आधारशिला है हमारी देश की, रूस की जो मेन आधारशिला थी अर्थव्यवस्था की, कृषि थी। और कृषि करने वाले किसान ही वहाँ पे जब नाराज है तो वहाँ पे क्रांति तो होनी थी। 1905 में क्या करते हैं, किसान द्वारा मास्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे क्या, मास्को में एक सम्मेलन का आयोजन होता है 1905 में, और यही क्या है, रूसी कृषक संघ की स्थापना होती है। रूसी कृषक संघ। और इसका उद्देश्य क्या होता है मित्रों, इसका उद्देश्य होता है भूमिहीन किसानों को उनकी भूमि वापस दिलाना। मतलब वहाँ पे क्या था कि लोग बहुत गरीब हो गए थे, क्योंकि रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध में निरंतर क्या है भाग लेकर इतने 2-3 सालों तक उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, किसानों की हालत दयनीय हो गई थी। तो उनकी जो भूमि है वो भी छीन गई थी, अपनी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करते करते वो भी छीन गई थी। तो ये किसान क्या चाहते थे कि इनको अपनी भूमि वापस दिलाई जाए। राजा तो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका था, उसे तो कोई लेना देना ही नहीं था जनता से। तो किसान जो है वो अपनी भूमि वापस लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि रूसी कृषक संघ का निर्माण किया। अब मित्रों, रूसी क्रांति का जब हम कारण पढ़ते हैं तो उसमें एक बौद्धिक चेतना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रूस में मित्रों क्या कि रूस में टोल्स्टॉय, तुर्गनेव मित्रों, ये विद्वान जो बहुत ही बौद्धिक विद्वान कह सकते हैं, जिन्होंने रूस की जनता को जागृत करने का और गरीबी और ये जो बेकारी की जो जंजीरें हैं उन्हें तोड़ फेंकने का और स्वतंत्रता से जीने का, जार के निरंकुश शासन को समाप्त करने का जो मोटिवेशन दिया वो इन विद्वानों ने दिया। इनमें टोल्स्टॉय, तुर्गनेव, दोस्तोयेव्स्की और मैक्सिम गोर्की। इन्होंने क्या है कि अपने स्वतंत्र विचार जो थे उन्होंने अपनी पुस्तकों में प्रकाशित किए, और इनकी पुस्तकें जो थी वो रूस की जनता के लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन साबित हुई। मैक्सिम गोर्की ने मित्रों जो पुस्तक लिखी उसका नाम था माँ। मैक्सिम गोर्की की पुस्तक का क्या नाम था मित्रों, माँ। और ये जो मैक्सिम गोर्की थे ये बोल्शेविक दल के नेता, मतलब बोल्शेविक दल के एक सदस्य थे, एक नेता थे। इनके द्वारा क्या हुआ कि माँ पुस्तक की रचना की गई और रूस की जनता को मोटिवेट किया गया। इसको हम इंग्लिश में मदर भी कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया, मदर नामक पुस्तक की रचना की। फिर हम बात करते हैं तुर्गनेव। इनका क्या योगदान रहा रूस की क्रांति में मित्रों, तुर्गनेव ने फादर एंड सन्स नामक पुस्तक लिखी। तुर्गनेव की जो पुस्तक है उसका नाम है फादर एंड सन्स। इन्होंने ये पुस्तक लिखी मित्रों। इस पुस्तक के नाम से ही पता चलता है कि प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने जो जार का निरंकुश शासन था उसके ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया। जार को यहाँ पे फादर बना दिया, फादर का रूप दिया, और जो रूस की जनता थी उसको सन्स के रूप में या पुत्र के रूप में इन्होंने चित्रित किया अपनी पुस्तक में, और इस पुस्तक का नाम था फादर एंड सन्स। रूस में इस समय क्या शून्यवाद की स्थिति होगी। शून्यवाद की स्थिति कैसे उत्पन्न होगी मित्रों कि जो अभी हाल ही में जो स्थिति चल रही थी क्रांति के दौरान या क्रांति की ये जो घटनाएं हो रही थी, जैसे खूनी रविवार की, और जो जार का निरंकुश शासन था, प्रशासन में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, इस स्थिति को क्या लोग बदलना चाहते थे। इस स्थिति को पसंद नहीं कर रहे थे कि सब कुछ ये समाप्त हो जाए। ये जो बुरी बुरी घटनाएं हो रही है, ये जो चारों तरफ भुखमरी और किसानों की दयनीय हालत है, जनता त्राही त्राही कर रही है, ये समाप्त हो जाए और एक बिल्कुल नई व्यवस्था आ जाए। तो मित्रों ये जो स्थिति होती है बिल्कुल शून्यवाद की स्थिति होती है। और एक कोप्टकिन नामक एक विद्वान थे, कोप्टकिन। तो ये कोप्टकिन नामक जो विद्वान थे इन्होंने रूस में शून्यवाद का प्रचार किया।
शून्यवाद का प्रचार। मतलब समझते हैं मित्रों आप, कुछ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। शून्यवाद आंदोलन को वहाँ पे निहलिस्ट भी कहा गया, निहलिस्ट। इस शून्यवाद को एक आंदोलन का रूप दिया कोप्टकिन ने और इसे निहलिस्ट भी कहा गया। वहाँ की जो रूसी भाषा थी उसमें इस शून्यवाद को क्या कहा गया, निहलिस्ट। इसमें क्या था कि पूर्व में प्रचलित समाज में जितनी भी व्यवस्थाएं जो प्रचलित थी तत्कालीन समय में, उनको समाप्त करके पुनः प्राकृतिक स्थिति में जाना या प्राकृतिक स्थिति में जाने का प्रयास करना। एक तरह से मित्रों इसको ये भी कह सकते हैं, प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। तो इस तरह क्या है, रूस में शून्यवाद का प्रचार हुआ और ये जो शून्यवाद का प्रचार था ये किया कोप्टकिन नामक विद्वान ने। अब रूस में क्रांति का मुख्य एक कारण अगर हम जाने तो राजनीतिक चेतना भी थी। राजनीतिक चेतना कैसे आई लोगों में, हर्सेन और चर्विशवेस्की, मित्रों ये दो व्यक्ति थे, क्या नाम था, हर्सेन, एक तो हर्सेन था और एक था चर्विशवेस्की। इन दो लोगों ने क्या किया, 1860 के बाद रूस में नैरोदैनिक आंदोलन चलाया, नैरोदैनिक आंदोलन चलाया, जिसे पॉपुलिस्ट के नाम से भी जाना गया, पॉपुलिस्ट के नाम से भी जाना गया। तो ये क्या था मित्रों, ये जो आंदोलन था इसने रूस की जनता में राजनीतिक चेतना जागृत की। इसमें राजनीतिक चेतना जागृत करने का काम किया लोगों में नैरोदैनिक आंदोलन ने, और इसे पॉपुलिस्ट भी कहा गया, पॉपुलिस्ट। अब मित्रों एक नाम आता है जेमेस्टो। इसको इंग्लिश में हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ZEMSTOW, जेमेस्टो। तो ये क्या था कि रूस में स्थानीय स्वशासन था, कुछ मात्रा में स्थानीय स्वशासन था, और स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं थी उन्हें जेम्सतोव के नाम से जाना जाता था। जैसे जेम्सतोव को, अगर ये जेमेस्टो मैंने अब इंग्लिश में लिखा और अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, जेम्सतोव। ये क्या थी, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं थी रूस में, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं। तो ये संस्थाएं स्थानीय स्वशासन चलाती थी, इनको क्या कहते थे, जेमेस्टो। ये भी क्या है कि रूस में राजनीतिक चेतना जागृत करने का काम करती है मित्रों। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि रूस के अंदर एक पार्टी का गठन हुआ 1898 में, जिसको कहा गया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, आगे चल के क्या है ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, और फिर इसी से क्या है कि आगे रूस में दो क्रांतियाँ होती है, एक तो फरवरी मार्च की क्रांति और एक अक्टूबर नवंबर की क्रांति। तो ये जो दल था इसका गठन होता है 1898 ईस्वी में, और इसका नाम होता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इस पार्टी का मतलब क्या होता है, इस पार्टी का यही उद्देश्य होता है कि रूस में साम्यवादी समाजवादी शासन स्थापित करना, इस पार्टी का उद्देश्य होता है। यही उद्देश्य लेकर इस पार्टी का 1898 में गठन किया जाता है। फिर क्या होता है मित्रों, 1903 में क्या होता है कि इसका विभाजन हो जाता है। 1903 में ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक भाग तो इसका मोनशेविक हो जाता है और दूसरा होता है बोल्शेविक। अब ये जो मोनशेविक दल होता है उसके नेता होते हैं मार्तोक, और बोल्शेविक दल के नेता कौन होते हैं, लेनिन। और लेनिन के टाइम में कौन सी क्रांति होती है, अक्टूबर नवंबर की क्रांति होती है। और मार्तोक के टाइम में, जो मार्तोक का इसका मोल्शेविक दल का जो टाइम होता है उसमें फरवरी मार्च की क्रांति होती है। इस तरह क्या है कि अब इस दल के द्वारा, इस दल के माध्यम से जो लेनिन है उसका
फ्रांस के प्रशासन में, फ्रांस की राजनीति में लेनिन का प्रादुर्भाव होता है। तो मित्रों बुकाती हाँ, तो रूस की क्रांति में मित्रों, सॉरी मैंने अभी फ्रांस बोल दिया, तो रूस की क्रांति होती है मित्रों। रूस की क्रांति में लेनिन का प्रादुर्भाव होता है। लेनिन का पूरा नाम होता है व्लादिमीर कहते हैं मित्रों इसको, वैसे व्लादिमीर इल्मिच लेनिन। ये क्या होता है, लेनिन का पूरा नाम होता है। और जो रूस का जो क्रांति होती है, रूस की अक्टूबर नवंबर की जो क्रांति होती है, उसमें इन लेनिन का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो लेनिन के जो पिता है उनका नाम था इलिया उलियानोव। लेनिन के पिता का क्या नाम था? इलिया उलियानोव। और इनकी माता का नाम था अलेक्जेंड्रो। माता का क्या नाम था? अलेक्जेंड्रो। और लेनिन ने जो अपना सर्वाधिक समय इनका अध्ययन वगैरह सब कुछ कहाँ होता है मित्रों? स्विट्जरलैंड में होता है। और इनका जो सबसे ज़्यादा समय स्विट्जरलैंड में व्यतीत होता है। लेनिन का क्या होता है कि जब बड़े हो जाते हैं और समझ पकड़ लेते हैं तो वो जार का विरोध करते हैं। इसी कारण क्या होता है, उनको 1897 से लेकर 1900 के बीच में साइबेरिया में निर्वासित कर दिया जाता है रूस से। और वहाँ क्या है, वो मतलब इतने टाइम तक रहते हैं साइबेरिया में। लेकिन इनका जो जन्म है वो सिम्बिस्क में होता है। सिम्बिस्क में लेनिन का जन्म हुआ था। ये स्थान है रूस के अंदर। और चर्मिस्वेस्की मित्रों, अभी मैंने आपको चर्मिस्वेस्की के बारे में बताया था, जिन्होंने रूस में नैरोदिनिक आंदोलन चलाया था। तो चर्मिस्वेस्की की पुस्तक होती है, उससे ये बहुत प्रभावित होते हैं लेनिन। चर्मिस्वेस्की की पुस्तक उपन्यास जिसका नाम होता है क्या करना है। इस पुस्तक का नाम है चर्मिस्वेस्की की एक उपन्यास है या पुस्तक है, इसका नाम है क्या करना है। और इस पुस्तक से क्या है कि लेनिन जो है वो बहुत प्रभावित होते हैं और बार बार इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं। फिर क्या होता है मित्रों कि लेनिन ने इस पुस्तक से प्रभावित होकर कई समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। और उन समाचार पत्रों में अगर हम देखें तो सबसे पहला इस्क्रा आता है। इस्क्रा, अब इस्क्रा का मतलब क्या है मित्रों? वैसे तो ये रूसी शब्द है एक, और इसका मतलब होता है चिंगारी। और ये जो इनका समाचार पत्र है ये 1900 में प्रकाशित होता है, सन 1900 में प्रकाशित होता है जर्मनी से। ऐसे ही मित्रों इनका दूसरा समाचार पत्र है प्रावदा। ये जो प्रावदा है ये प्रकाशित होता है 1912 में। 1912 में प्रकाशित होता है। कहाँ से? पेरिस से प्रकाशित होता है मित्रों, ये फ्रांस से। और इसमें क्या है कि इसको ही लेनिन का प्रथम समाचार पत्र कहा जाता है। प्रावदा को लेनिन का प्रथम समाचार पत्र। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रोलेतारी। ये भी क्या है, लेनिन का समाचार होता है। और प्रोलेतारी जो है ये स्टालिन के साथ मिलकर प्रकाशित करते हैं। ये स्टालिन एक इनका मित्र होता है, स्टालिन के साथ मिलकर इसको प्रकाशित करते हैं। फिर मित्रों अगला जो समाचार पत्र है इसका नाम है नाशपूत या नाशपूत मित्रों, इस शब्द का अर्थ है हमारा पथ। ये एक रूसियन वर्ड है और इसका मतलब है हमारा पथ या हमारा मार्ग। मित्रों इसके बाद इनका जो समाचार पत्र उसके बारे में हम पढ़ते हैं वो है जवेज़दा। और ये जो जवेज़दा है इसके बाद इन्होंने दो समाचार पत्र और प्रकाशित किए, जैसे जोवा जीएस
जोवाया जिन्स, या इसका दूसरा नाम नोवा या जिन्स, नोवा या जिन्स। तो मित्रों इस तरह क्या है कि इन्होंने इतने सारे समाचार पत्र प्रकाशित किए और उसमें अपने जो विचार है दिए और रूस की जनता को क्रांति के लिए अग्रसर किया, क्रांति के मार्ग पर। समाचार पत्र मित्रों किसी भी देश में अपनी मतलब किसी भी देश की जनता को जागृत करने के लिए, राजनीतिक या राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए समाचार पत्रों की, मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वही काम क्या है लेनिन ने किया। लेनिन ने जो अपने विचार थे रूस के प्रशासन के बारे में, रूस की राजनीति के बारे में और वहाँ की जो व्यवस्था थी उसके बारे में, वो लोगों तक पहुँचाने के लिए समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जो इतनी बड़ी संख्या में थे। अब मार्च 1917 की जो क्रांति के समय मार्च 1917 की जब रूस में क्रांति होती है तो उस टाइम में क्या होता है कि लेनिन स्विट्जरलैंड में होते हैं, और जब अप्रैल 1917 आता है, अप्रैल में वो क्या होते हैं रूस में वापस आ जाते हैं। इसके बाद रूस वापस लौटने के बाद उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। पहली जो उनकी पुस्तक है उसका नाम है रूस में पूंजीवाद, रूस में पूंजीवाद, पूंजीवाद का विकास। मित्रों ये जो पुस्तक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनकी, कि रूस में पूंजीवाद का विकास, यानी कि ये इनकी इच्छा थी, ये इनकी एक अभिलाषा थी कि जब रूस की सत्ता इनके हाथ में आएगी, इनके दल के हाथ में आएंगी तो ये पूंजीवाद का विकास कैसे करेंगे। ऐसे ही इसे ही जो है लेनिन की प्रथम पुस्तक माना जाता है। मित्रों ये क्या इन्होंने पहली पुस्तक लिखी रूस में पूंजीवाद का विकास, और इनकी दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है अप्रैल थीसिस। मित्रों आपने कई बार सुना होगा, पेपर में बहुत आती है ये अप्रैल थीसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें बता रही हूँ मित्रों। आप एक एक पुस्तक का नाम नोट कर लीजिए क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से कोई भी पूछी जा सकती है। अप्रैल थीसिस जो ये पुस्तक है इसमें उन्होंने बताया कि सत्ता में आने के बाद बोल्शेविक किस तरह शासन चलाएगा। मतलब उनको पूरी इस बात की संभावना नज़र आ रही थी कि उनका जो दल है वो सत्ता में ज़रूर आएगा। उनको मतलब इतना ज़्यादा विश्वास था कि वो सत्ता में आकर, रूस की सत्ता को आकर और रूस की जो व्यवस्था इस तरफ बिगड़ी हुई चल रही थी उसको ज़रूर सुधारेंगे। अब तीसरी जो उनकी पुस्तक है उसका नाम है क्या करें, क्या करें। इस पुस्तक का नाम है मित्रों क्या करें, ये लेनिन की तीसरी पुस्तक है और इसमें उन्होंने राष्ट्र के विकास की बात कही। इस पुस्तक का अन्य नाम भी हमें मिलता है, क्या नाम मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें वो स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं कि रूस की जो व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। ये सब जो विचार है वो अपनी इस पुस्तक के द्वारा वो लोगों के बीच में लेके आते हैं और रूस की जो जनता है उसको तत्कालीन परिस्थितियों से निकालने का जो रूस की जनता में एक विश्वास जागृत करते हैं लेनिन। उनके जो समाचार पत्र और ये जो पुस्तकें हैं वो इसी चीज़ का स्रोत बन जाती है, रूस की जनता को लेनिन की तरफ जो है अग्रसर कर देती है कि लेनिन जो है हमारी शासन व्यवस्था को संभालने के लिए एक अच्छे नेता साबित हो सकते हैं। फिर क्या कि उनकी चौथी पुस्तक इसका नाम था राज्य क्रांति, राज्य क्रांति, और पांचवी पुस्तक का नाम था साम्राज्यवाद। तो मित्रों ये सारी लेनिन के समाचार पत्र और पुस्तकें थी जो काफ़ी हद तक क्या है कि हमें लेनिन का व्यक्तित्व बताती हैं कि लेनिन का व्यक्तित्व था कैसा था और किस तरह क्या वो रूस का जो शासन है वो संभालना चाहते थे और रूस में एक नवीन क्रांति लेके आना चाहते थे व्यवस्था में सुधार करके। फिर क्या कि लेनिन ने क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की। ब्रेस्ट लिटोवस्क मतलब ये मैंने आपको मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी बताया था कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि है जो रूस के द्वारा की गई। ब्रेस्ट लिटोवस्क ये संधि जर्मनी के साथ की रूस ने की और
इस संधि के द्वारा क्या है, ये जो रूस होता है वो 1918 में 3 मार्च 1918 को ये संधि होती है और इस संधि पर जो है रूस ने हस्ताक्षर किए और इसके द्वारा क्या होता है, रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाता है। मित्रों, लेनिन ने इस संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि लेनिन अब आगे युद्ध नहीं चाहते थे। युद्ध के कारण जो है रूस की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। रूस में अन्न का, खाने का, दाने का, लोगों की जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं थी, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। इतनी अर्थव्यवस्था नीचे आ चुकी थी, बिगड़ चुकी थी। इसलिए लेनिन क्या है, अब मतलब ये जो प्रथम विश्व युद्ध में रूस का हिस्सा लेना जायज़ नहीं समझते थे। वो ये समझते थे कि रूस को अब युद्ध से अलग हो जाना चाहिए। तो लेनिन ने इस संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इस संधि पर जो हस्ताक्षर थे वो लेनिन की तरफ से ट्राट्स्की ने किए। ये ट्राट्स्की एक नेता था मतलब, और इसके द्वारा क्या है कि इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। मित्रों, इस संधि के द्वारा रूस अलग तो हो गया प्रथम विश्व युद्ध से, लेकिन इस संधि के दौरान रूस को अपने कई क्षेत्र जर्मनी को देने पड़े। ये संधि ऐसे ही नहीं हुई, इसके कारण क्या हुआ कि रूस को, जर्मनी को अपने कई महत्वपूर्ण क्षेत्र देने पड़े। इसके बारे में हेजन नामक एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि कभी भी आधुनिक समय में किसी महाशक्ति ने कलम के एक प्रहार से अपने देश के इतने बड़े भाग का समर्पण नहीं किया था। सीधा सा मतलब है मित्रों कि एक इतना बड़ा देश और युद्ध से अलग होने के लिए, युद्ध की परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मतलब अपने देश का एक बहुत बड़ा भाग, एक बहुत महत्वपूर्ण भाग क्या है कि दूसरे देश को दे रहा है या जर्मनी को सौंप रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। इनकी जो कोटेशन है, हेजन का जो कथन है, ये इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करता है, सिद्ध करता है। मित्रों, इसमें क्या है कि स्टालिन का नाम भी हम पढ़ते हैं रूस की क्रांति में। तो स्टालिन का जो मूल नाम है वो जुगाश्विली था। मित्रों, स्टालिन का मूल नाम क्या था? जुगाश्विली। स्टालिन, इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम था इनका जुगाश्विली। ये मित्रों आप याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए इसे कॉपी में, जुगाश्विली। लेनिन ने इन्हें स्टालिन का नाम दिया था, मतलब इनका नाम तो जुगाश्विली था पहले, लेकिन लेनिन के ये फ्रेंड थे, इनको स्टालिन नाम दिया गया लेनिन के द्वारा, जिसका अर्थ है लौह पुरुष। जैसे हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, वैसे ही रूस के जो लौह पुरुष थे वो कौन थे? स्टालिन थे। और उन्होंने स्टालिन का जो नाम है वो लेनिन ने दिया था। स्टालिन को अंकल जो के नाम से भी जाना जाता था। ये अंकल जो के नाम से भी प्रसिद्ध थे। अंकल जो किसको कहा जाता था? अंकल जो स्टालिन को कहा जाता था। ये रूस में अंकल जो के नाम से प्रसिद्ध थे। अब मित्रों हम पढ़ते हैं कि स्टालिन ने क्या क्या कार्य किए रूस में। स्टालिन ने रूस में सामूहिक खेती की शुरुआत की और स्टालिन ने रूस में पंचवर्षीय योजना भी ये लेके आए, इनके द्वारा लागू की गई। अब प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि रूस में सामूहिक खेती की शुरुआत किसने की? तो स्टालिन ने की। और पंचवर्षीय जो योजना है रूस में वो भी स्टालिन के द्वारा लाई गई। जिसका योजना के बारे में पढ़े तो यह एक जिसका योजना। तो मित्रों ये जो जिसका योजना है ये एक शुद्धिकरण योजना थी। इसका क्या मकसद था इस योजना का? ये स्टालिन लेके आए तो इनका क्या मकसद था? ये क्या जो कि विरोधी और एक विरोधी उद्योगपति व श्रमिक दल क्या था वहाँ पे खड़ा हो गया था रूस में, जो स्टालिन की सरकार का विरोधी था। तो उनके खिलाफ ये योजना चलाई गई। इस योजना के तहत क्या है, विरोधियों का दमन करना था स्टालिन की सरकार को। तो उनके ये जो उद्योगपति थे, जो सरकार के विरोधी थे, वो श्रमिकों के खिलाफ क्या है 16
17 और 21 जो धारा बनी हुई थी उसके तहत मुकदमा चलाया जाता था स्टालिन। इसको क्या कहा जाता था? चिस्का योजना कहा जाता था। तो मित्रों, हम जो इसका आगे का जो पार्ट है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।